नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 2022-23 में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी और जैसा कि आपको पता है 2022 चल रहा है, तो इसीलिए अब आपका जानना ज़रूरी हो गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या-क्या बातें की गई थी। क्योंकि ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो आज तक चला हुआ आ रहा है, उसको झकझोर कर रख दिया है इस पॉलिसी ने और बहुत ही बड़े-बड़े चेंजेस किए गए हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। जी, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक न्यूज़ बता दूँ, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों बताया गया था कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, ऐसा पीआईबी ने खुद बताया है। इस न्यूज़ के बारे में आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दीजिए और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन चालू रखिए, क्योंकि ये न्यूज़ बिल्कुल भी फेक है। ऐसा नहीं है, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके लिए बोर्ड के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, कि बोर्ड में कुछ जो है इसके जो मार्क्स वगैरह होते थे उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब ऐसा नहीं किया जाएगा, अब इसको थोड़ा मीन्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जैसे आपके क्लास 10th के जो मार्क्स होते थे वही ये डिसाइड करते थे कि आपको कौन सा स्ट्रीम मिलेगा। लेकिन अब जब स्ट्रीम सिस्टम ही खत्म हो गया है तो आपका मार्क्स क्या मायने रखेगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। अब सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात जो है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं। जैसे 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अब अगर 1968 में आप 8 को आगे कर दो और 6 को पीछे कर दो तो 1986 में एक पॉलिसी आई। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया 1992 में, लेकिन उतने बड़े चेंजेस नहीं किए गए, इसलिए हम लोग इसको पॉलिसी में जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन कई जगहों पे आपको लिखा हुआ दिखाता है 1986 या फिर 1992। तो ये दोनों जो पॉलिसीज आई थी इन्हीं को अब रिप्लेस कर रहा है। जो 2020 की पॉलिसी आई है ये 1986 वाले पॉलिसी को रिप्लेस कर रहा है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये पॉलिसी बनी कैसे, क्योंकि इसके प्रोसेस में क्या क्या योगदान रहा और इसको लिया कहां से गया, इसमें सजेशंस कौन से इन्वॉल्व किए गए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें क्या किया गया कि एक कमिटी बनाई गई और कमिटी की अध्यक्षता कर रहे थे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी जो TSR सुब्रमण्यम साहब हैं। वो इस कमिटी की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर बच्चे स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद करते। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बच्चों को स्कूल जाने से रोकती है, आखिर उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता कि वो स्कूल जाएं। तो इसके लिए वो लोकल लेवल पे गए। तो लोकल लेवल पे जाने के बाद उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर बच्चे स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं करते हैं। तो ये बात सबसे अच्छे तरीके से गार्जियन बता सकते हैं या तो खुद बच्चा बता सकता है कि उसको स्कूल जाना अच्छा क्यों नहीं लगता। तो जब वो एकदम लोकल लेवल पे गए दोस्तों, ग्राम लेवल पे गए और वो वहां से पता लगाने की कोशिश किए कि आखिर बच्चे स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं करते हैं, तो उसमें एक बात सामने निकल कर आई कि बच्चे जैसे ही स्कूल में बच्चों का एडमिशन होता है, चाहे वो क्लास फर्स्ट में हो या नर्सरी में हो या केजी में हो, वहीं से बच्चों के ऊपर सिलेबस का बोझ लाद दिया जाता है और उनको ये चीज कह दिया जाता है कि अगर आप एग्जाम नहीं पास करोगे तो आप फेल हो जाओगे। फिर बच्चे स्टडी से इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो पूरा फोकस उसी पे देते हैं, बाकी अदर एक्टिविटीज पे वो फोकस ही नहीं कर पाते जिनमें उनका इंटरेस्ट है। इसीलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते। इसके चलते बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में तो वो पढ़ाई करते ही हैं, घर पे आते हैं तो मम्मी पापा भी उनको डांटते हैं कि आप पढ़ाई करो अदरवाइज फेल हो जाओगे। इसके चलते वो पूरा दिन स्टडीज में ही रह जाते हैं और किसी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। इस रिपोर्ट को उन्होंने इकट्ठा किया और ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी। फिर उन्होंने ये रिपोर्ट 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सबमिट की। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एक पैनल बनाया गया जो कि फॉर्मर इसरो के चीफ कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन अध्यक्षता में बना। उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को देखा और उन्होंने इसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए एक अपने जो साथी थे उन लोगों को फिर से वहीं पे भेजा और इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की। इसके सॉल्यूशंस इन्होंने निकाले और एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। उस ड्राफ्ट को इन्होंने 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सबमिट किया
उस ड्राफ्ट में सारे सॉल्यूशंस थे कि आखिर बच्चे जो पढ़ना जाना पसंद नहीं करते उसके बारे में ये सारे सॉल्यूशंस दिए गए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स थी और ये सॉल्यूशंस निकाले गए जिसकी वजह से अब बच्चे पढ़ने जाना पसंद करने लगेंगे। इसके लिए उन्होंने तमाम सजेशंस बनाए और एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जो कि 2019 में सबमिट किया। अब इस ड्राफ्ट को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने पब्लिक कर दिया और पब्लिक के सजेशंस मांगे, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 2.5 लाख के करीब सजेशंस को इसमें इनकॉर्पोरेट किया और पब्लिक से कहा कि आप आइए अपने सजेशंस दीजिए, आप ही लोगों ने प्रॉब्लम्स बताए थे, अब हम लोग ने इसके रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं, तो आप ही लोग देखिए ये सॉल्यूशन सही है या नहीं। पब्लिक ने अपने सॉल्यूशंस दिए जिसमें से ग्राम पंचायत, ब्लॉक्स, 676 डिस्ट्रिक्ट्स, अर्बन लोकल बॉडीज से सजेशंस आए। उन सारे सजेशंस में से 2.5 लाख सजेशंस को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया और सॉल्यूशंस बनाए गए। अब यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया। इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आई। अब इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा चेंज किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, जिसमें हम लोग ने ये दिखाया कि हम लोग एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही आता था, लेकिन अब हमने इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ये एक बड़ा चेंज था। इसके बाद दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ, ये 10+2 मॉडल जो हुआ करता था इसको बदलकर 5+3+3+4 मॉडल लाया गया। अब यही बात लोगों को नहीं समझ में आती कि ये 5+3+3+4 मॉडल क्या है और 10+2 मॉडल क्या था। यही बात अगर आप समझ लोगे तो आप पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझ जाओगे। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्ड मैनर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10+2 वाले मॉडल में क्या होता था दोस्तों कि क्लास फर्स्ट में आपका एडमिशन होता था जब आप 6 साल की उम्र के होते थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में प्री प्राइमरी स्टेज के बारे में बात ही नहीं की जाती थी, ऐसी कोई फैसिलिटी ही नहीं थी। हालांकि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे तो वहां पे आपको प्री प्राइमरी स्टेज के बारे में जानकारी दी जाती थी और पढ़ाया भी जाता था। जैसे आपके बच्चा नर्सरी, केजी और यूकेजी में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकता था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई थी। तो इसी को अब इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो 10+2 वाले मॉडल में आपके बच्चे के प्री प्राइमरी स्टेज के बारे में कोई फोकस ही नहीं दिया जाता था गवर्नमेंट स्कूल्स में। दूसरी बात, 6 साल की उम्र में जब आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में पहुंचता था तो 12 सालों तक गवर्नमेंट उस पर निगरानी रखती थी कि इसको क्या चीज पढ़ाना है और इसके फ्यूचर में इसको किस तरीके का बनाना है और किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है। क्योंकि 10+2 जब आप करोगे तो 12 साल होते हैं, जो कि 6 साल के बाद 12 साल तक, जब 6 साल में आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेता था उसके बाद 12 सालों तक गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती कि उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। लेकिन अब यही चीज 5+3+3+4 वाले मॉडल में क्या कर दिया गया है कि प्री प्राइमरी स्टेज के बारे में बात की गई है और बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे स्टेजेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है आपके बच्चे की स्टडीज को। तो यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्लास फर्स्ट से क्लास 10th तक 10+2 वाले मॉडल में आपका बच्चा जब क्लास फर्स्ट से क्लास 10th तक पढ़ता था तो एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ता था जो कि सभी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन 10th से निकलने के बाद उसके पास 3 ऑप्शन होते थे, या तो वो कॉमर्स स्ट्रीम चुन ले, या तो वो ह्यूमैनिटीज चुन ले, या तो वो साइंस स्ट्रीम चुन ले। अब उसका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे अपना अपना स्ट्रीम चुन लेते थे। लेकिन अब ये व्यवस्था हटा दी गई है, स्ट्रीम को हटा दिया गया है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। कितनी अच्छी बात है दोस्तों, आप आर्ट के पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, साइंस के फिजिक्स और कॉमर्स के अकाउंट साथ में पढ़ सकते हो, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। स्ट्रीम का बवाल ही खत्म कर दिया गया है इस पॉलिसी में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5+3+3+4 वाले मॉडल के बारे में। तो 5 यहाँ पे एक स्टेज दिखाता है जो कि 5 सालों का होगा। तो ये 5 सालों तक एक स्टेज चलेगा जिसमें आपके बच्चे का एडमिशन 3 सालों पर ही हो जाएगा। जहां 10+2 वाले मॉडल में 6 सालों पे आपके बच्चे का एडमिशन होता था, वहीं अब 3 साल में ही आपका बच्चा एडमिशन ले सकता है प्री प्राइमरी स्टेज में, जिसको हम लोग, ये 5 साल का जो स्टेज होगा इसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं और इसको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है।
एक 3 साल का ग्रुप होगा और एक 2 साल का ग्रुप होगा। 3 साल के ग्रुप में आपका बच्चा केवल स्कूल आएगा, खेलेगा कूदेगा, अपने मन की वो सारी एक्टिविटीज करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। इस तरीके से उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि वो स्कूल आना पसंद करने लगे। जब वो स्कूल आना पसंद करने लगेगा तो फिर जो 2 साल का ग्रुप होगा इसमें, उसमें आपके बच्चे को क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की जानकारी दी जाएगी। अब एक्टिविटी के साथ साथ बच्चा आपका पढ़ना भी सीखेगा, लेकिन यहाँ पे उसको बर्डन नहीं दिया जाएगा कि आपका एग्जाम होगा, आप पास हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, आपके बच्चे को एग्जाम का बर्डन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे केवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, उसको केवल खेल कूद सिखाया जाएगा और खेलते खेलते ही कैसे पढ़ा जाता है ये भी सिखाया जाएगा। तमाम एक्टिविटीज से सिखाया जाएगा कि पोएम किस तरीके से याद करिए, रीडिंग किस तरीके से करिए, ये सारी चीजें इस स्टेज में सिखाई जाएंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है +3, तो +3 3 सालों का एक स्टेज होगा, जो कि आपके बच्चे का क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 बात करेंगे। इसमें हम लोग क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 कवर किया जाएगा। अब इस +3 वाले स्टेज में दोस्तों, इसको हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे। इसमें आपके बच्चे की उम्र 8 से 11 साल के बीच में होगी और क्लास 3, 4 और 5 के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी भी सिखाई जाएगी और इसमें आपके बच्चे का स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लर्निंग स्किल और तमाम स्किल्स डेवलप किए जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है मदर टंग के बारे में कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बच्चों को उसके लोकल लैंग्वेज या उसके मदर टंग में पढ़ाए। इसका मतलब यहाँ पे कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इंग्लिश को कम प्रेफरेंस दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे मदर टंग के बारे में ज्यादा ध्यान देने की बात की गई है। इसमें बच्चे को एक्टिविटी प्लस स्टडी दोनों सिखाई जाएगी और यहाँ पे आपका बच्चा धीरे धीरे डेवलप होना चालू होगा कि उसके तमाम स्किल्स डेवलप होना चालू होंगे और उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है इसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगा +3 वाला, उसको हम लोग मिडिल स्टेज बोलते हैं। मिडिल स्टेज में क्या किया जाएगा दोस्तों? मिडिल स्टेज में आपके बच्चे को बहुत ही अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज के बारे में भी बताया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आपके बच्चे का इंटरेस्ट कारपेंट्री में है या बार्बरी में है या फिर गार्डनिंग में है, तो ये सारी चीजें उसको सिखाई जाएंगी पढ़ाई के साथ साथ। और सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स के बराबर का प्रेफरेंस वोकेशनल कोर्सेज को भी दिए जाएंगे। ये इतनी अच्छी बात है, इससे बच्चा शुरू से ही डेवलप होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आपके बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकता है, मतलब अन्य लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ एक कोई इंडियन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। गवर्नमेंट का मेन फोकस इस पॉलिसी में ये है कि बच्चे को 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएं, जिसमें से 2 हमारी नेटिव लैंग्वेज हो, मतलब भारत की ही भाषा हो। तो ये +3 वाले स्टेज में ये सारी चीजें कराई जाएंगी। मीन्स हम पहले वाले स्टेज में केवल खिलाई कुदाई एक्टिविटीज वगैरह कराएंगे और एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई कैसे होती है वो दूसरे स्टेज में कराएंगे और उसके बाद हम लोग वोकेशनल कोर्सेज और यहाँ तक कि इस स्टेज में कोडिंग भी कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग भी कराई जाएगी। कंप्यूटर की कोडिंग आपके बच्चों को बताई जाएगी इतने अर्ली स्टेज में कि आपका बच्चा डेवलप हो जाए। हम लोग की स्कूल में क्या होता था कि कंप्यूटर तो होते थे लेकिन केवल देखने के लिए होते थे, उनको चलाना कभी नहीं मिला, चलाने के लिए मौका कभी नहीं मिला। एक बार HTML बनाने को दिया गया, हम लोग लेटर और कॉलम्स वगैरह लगाए और वो एक इमेज बन के तैयार हो गया। फिर मुझे जान के बड़ी हैरानी हुई कि एक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा जैसे साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होगी। अब जो +4 वाला स्टेज आता है इसको हम लोग सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे आपके बच्चे को क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसको भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक 9th और 10th, एक 11th और 12th। अब जैसा आप सभी जानते हो 4 साल है तो 4 एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब 8 एग्जाम होगा। जी हाँ, आपका जो 9th, 10th, 11th, 12th है इसको सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है और हर एक 6 महीने पे आप एग्जाम दोगे। अब मान लीजिए एक 6 महीने का एग्जाम, जो आपका पहला एग्जाम होगा वो थोड़ा खराब हो गया, उसमें थोड़े कम मार्क्स आपके आए, तो आपके पास दूसरा चांस है कि आप दूसरे वाले एग्जाम में
ज्यादा मेहनत करो और अच्छे मार्क्स ले आओ। इस तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई अपने मार्क्स को मेंटेन करने की। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बोली गई। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये बोली गई कि जब 9th 10th आप पढ़ लोगे तो जब आप 11th या 12th में जाओगे, वहां पे आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती थी कि केवल साइंस ले सकते हो या ह्यूमैनिटीज ले लो या फिर आप कॉमर्स ले लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से पढ़ सकते हो, स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों, मान लीजिए कि आप फिजिक्स, आप जानते हो कि आपका इंटरेस्ट आर्ट में है, लेकिन आप मैथ जानते हो मैथ मेरा फ्यूचर में काम नहीं आएगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप बेसिक मैथ चुन लो। मींस लेवल दिए गए हैं कि आप बेसिक चुन लो या स्टैंडर्ड चुन लो। अगर आप स्टैंडर्ड चुनोगे तो उसमें आपको मैथ के बारे में डीपली नॉलेज दी जाएगी, लेकिन अगर आप बेसिक चुनते हो तो उसमें आपको बहुत ही थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाएगी और आप आसानी से उसको पास कर सकते हो अपने आर्ट पे ज्यादा फोकस करके। तो इस तरीके से अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे फोकस करके आप अपना जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको भी लेके चल सकते हो। तो ये तमाम बातें थी आपकी क्लास प्री प्राइमरी स्टेज से लेके क्लास 12th तक की। अब हम लोग बात करेंगे जो कुछ चेंजेस हुए हैं अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसको तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जो चेंज किया गया है दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया गया है, जो कि आपका पहले 3 साल का होता था। और इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट अलाउ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है, जब पहले ग्रेजुएशन 3 साल का हुआ करता था, बीए बीएससी या ऐसा कुछ बीकॉम, तो जब ये 3 साल का हुआ करता था तो किसी के पास पैसे की कमी आ जाती थी या कोई प्रॉब्लम हो जाता था तो वो बच्चा 1 साल पढ़ाई कर पाया, दूसरे साल वो छोड़ के चला गया पढ़ाई। फिर जब वो कभी पढ़ाई करने वापस आता था तो उसको फिर से पहला साल पढ़ना पड़ता था, फिर से दूसरा साल पढ़ना पड़ता था, फिर वो तीसरे साल में पहुंचता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है तो इसमें हर साल आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप पहला साल पास करने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा साल पास करने पर आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तीसरा साल पास करने पर आपको एक डिग्री का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और चौथा साल पास करने पर आपको एक रिसर्च का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब आप अगर कभी भी वापस आते हो पढ़ाई करने तो आप दिखा दो पहले साल, आप अपना पहले साल का सर्टिफिकेट दिखा दो तो आपका दूसरे साल में एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। ये अब अलाउ हो गया है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 साल का करना होगा। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना होगा। दूसरी बात, एमफिल को एकदम खत्म कर दिया गया है और पीएचडी को 4 सालों के लिए कर दिया गया है। हालांकि बहुत बड़े चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। अब हम इसके कुछ पॉजिटिव्स के बारे में देखेंगे कि इसके कुछ पॉजिटिव्स क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे गवर्नमेंट बात कर रही है, जहां हम अपने एजुकेशन में पहले अपने जीडीपी का 3% खर्च करते थे, अब हम लोग उसको बढ़ा के 6% कर रहे हैं। अपने जीडीपी का 6% केवल एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात भी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंट्री तभी डेवलप होगी जब वो अपने हेल्थ पे और अपने एजुकेशन पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देगी। जब लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, लोगों की एजुकेशन व्यवस्था अच्छी होगी, तभी लोग कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो दूसरी अच्छी बात यहाँ पे की गई है इसके पॉजिटिव के बारे में, वो वोकेशनल कोर्सेज हैं। जहां हमारे इंडिया में इन कोर्सेज को, इन ऑक्यूपेशन को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता है कि ये बढ़ी है, ये नाई है, लेकिन अब यहाँ पे स्कूल लेवल से ही जब पढ़ाने की बात की जाएगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा और लोगों को बहुत ही आसानी भी होगी और लोगों की मेंटालिटी भी बदलेगी। तीसरी जो सबसे अच्छी बात की गई है रिजल्ट प्रोसेस में, इसमें रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, आपके मार्क्स तो गिने ही जाएंगे, लेकिन आप खुद का सेल्फ असेसमेंट करोगे, जो कि बच्चे 12th से निकलने के बाद करते थे। जिसमें बच्चे क्या करते थे, वो खुद डिसाइड करते थे 12th के बाद निकलने के बाद कि उनको क्या करना है, लेकिन अब वो शुरू से ही ये डिसाइड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको सेल्फ असेसमेंट कराया जाएगा कि आप बताइए आपने साल भर कैसी मेहनत की, आप खुद को कितना नंबर दोगे। दूसरी बात, उनके फ्रेंड से भी पूछा जाएगा कि आपका इनके साथ रिलेशन कैसा है, तो इसके चलते बच्चे सबसे अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे और झगड़ा लड़ाई में नहीं फंसेंगे। इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। चौथी बात, यहाँ पे टीचर्स भी बच्चे को नंबर देंगे कि उस बच्चे का उस टीचर के साथ कैसा इंटरेक्शन है, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी।
दूसरी बात, यहाँ पे कुछ और भी पॉजिटिव्स बताए गए हैं, जैसे टीचर के बारे में 2030 से 4 साल का बैचलर एजुकेशन कंपलसरी हो जाएगा कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, और टीचर्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है और ट्रांसपेरेंट करने की भी बात की गई है। तो ये तमाम इसके पॉजिटिव्स हो गए। अब कुछ निगेटिव्स देख लेते हैं। जैसा हमने शुरू में ही डिस्कस किया, कुछ लोग कहते हैं कि लैंग्वेज का निगेटिव है, मींस इंग्लिश को कम प्रेफरेंस दी जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि ये कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को ये बात माननी है कि वो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाए। उसके पास खुद को इंप्लीमेंट करना है कि वो किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाह रहा है। मींस इंस्टीट्यूशंस के पास फ्रीडम है कि वो किसी भी चीज को किसी भी तरीके से पढ़ाएं। तो ये गवर्नमेंट का केवल एक सजेशन था, तो ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं होता है मेरे ओपिनियन से। दूसरा जो निगेटिव लोग बताते हैं, सेंट्रल की बात, कि यहाँ पे सेंट्रल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और स्टेट को मानना ही पड़ेगा जो सारी एक्टिविटीज होंगी। तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है। हालांकि आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, जिसमें से एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे स्टेट लॉ बनाता है, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंट्रल लॉ बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे दोनों लॉज बना सकते हैं। तो अभी एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए इसका भी बहुत ज्यादा वायलेशन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रिंसिपल में लिखी हुई चीज दूसरी बात होती है और प्रैक्टिस में आई हुई चीज दूसरी बात होती है। इसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तीसरा जो इसका निगेटिव पॉइंट बताते हैं लोग, आंगनबाड़ी के बारे में। लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी हमारे अभी उतने कैपेबल नहीं है या उतने इक्विप्ड नहीं है कि वो बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेज के बारे में देख सकें। तो ये बात सही भी है। हालांकि गवर्नमेंट ने इनको ट्रेनिंग देने की बात कही है कि इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और इनको अच्छे से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि जो प्री प्राइमरी स्टेज में बच्चे हैं उनका ये ध्यान रख सकें। तो ये भी गवर्नमेंट द्वारा एक अच्छा स्टेप बताया गया है। दोस्तों, प्रिंसिपल में लिखी हुई बात दूसरी चीज है, जैसा कि अंबेडकर जी ने भी कहा था कि कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं होंगे वो खराब कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इसी तरीके से अभी ये पॉलिसी जब इंप्लीमेंट होगी तब हम देखेंगे। हालांकि कुछ स्टेट्स ने इसको, जैसे उत्तर प्रदेश ने इसको फेसेस में इंप्लीमेंट करने की बात की है, तो मैं यूपी से हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो अब जो आगे आने वाले टाइम में जो भी न्यूज आएगी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। यहाँ पे मेरा फंडा सिर्फ इतना बताना था कि वो न्यूज फेक है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लेकिन मैंने सोचा साथ ही साथ में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बता दूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।